दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु भार्गव है और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। आइए, तो अभी जो हम फिजियोलॉजी में स्टार्ट कर चुका हूं मैं, उसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका है। उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके एनसीईआरटी के कुछ पेजेस हैं, मैं इन पर आऊँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या है? तो बहुत से लोग समझते हैं इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, मतलब सांसों का लेना या सांसों को बाहर निकालना रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये सच नहीं है, वो सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। तो फिर रेस्पिरेशन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी जो आपका डाइजेस्टेड प्रोडक्ट था, जो आपने खाने को खाया था, उसके बाद डाइजेशन हुआ था, और डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट हैं, मोनोमर्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, इन सब का ऑक्सीडेशन होना ताकि आप में क्या बन सके, एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बदले में CO2 निकलेगी, कहीं पर नहीं निकलेगी, वो सेकेंडरी, वो बात की बात। ओके, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। It is exchange of oxygen and CO2. Exchange of O2 and CO2 किसके बीच में बात कर रहा है वो? Between environment and body cells। जहां पर क्या होगा, जो आपका न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके डाइजेस्टेड प्रोडक्ट हैं, मतलब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, ब्रोकन डाउन होगा, मतलब कैटाबॉलिज्म होगा एंजाइमेटिकली, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। यानी यहां पर हम एक बात बहुत क्लियर समझ पा रहे हैं कि रेस्पिरेशन का टारगेट क्या है, एम क्या है, टू रिलीज एनर्जी। ओके, और ये किस पे काम करेगा, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट पर। इसलिए इसके पहले हमने डाइजेशन पढ़ा था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? हाँ, ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, अगर रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, ये बात की बात है। ओके, तो रेस्पिरेशन के मैंने दो टाइप कर दिए। पहला हो गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा हो गया हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इनके नाम से ही इनका मीनिंग क्लियर समझ में आ रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां पर ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, और जो आपका एनएरोबिक है उसमें एनर्जी का अमाउंट कम रिलीज होता है। ओके, अब जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, मैं फर्दर इसके दो टाइप फिर से कर सकता हूं। एक हो जाएगा अपना डायरेक्ट, दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट। क्या मतलब है इसका? डायरेक्ट मतलब जहां पर कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन और इंटरमीडिएट फ्लूइड का रोल नहीं हो। ओके, यहां पर डायरेक्टली बॉडी एक्सचेंज कर लेगी, वहां पर कोई मीडिएटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट किसमें होता है? जो आपके लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कि स्पॉन्ज, सीलेंट्रेटा एक्सेट्रा, मतलब फ्लैट बॉम्ब, राउंड बॉम्ब, ये सब क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। और इनडायरेक्ट मतलब जहां पर आपकी बॉडी डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं करेगी, वहां पर कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे और ब्लड का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। इसके एग्जांपल ह्यूमन ही हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट एक हम ह्यूमन को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं जो रेस्पिरेशन कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी डायरेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकती है। पहले मैं इनहेलेशन करूंगा, सांस को लूंगा, अब मेरे लंग्स में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर मेरा ब्लड उस O2 को मेरे बॉडी के सेल्स तक लेके जाएगा। तो डायरेक्ट बॉडी के सेल्स ने एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज किया है क्या? नहीं किया है। मतलब ह्यूमन का एग्जांपल किसमें आने वाला है? इनडायरेक्ट। ओके, अब जो एरोबिक है, इसकी मैं इक्वेशन बताता हूं आपको। इसको सब लोग आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, मैं भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या है, ग्लूकोज है। ओके, और एरोबिक में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। अभी आप इसको बैलेंस नहीं भी करो ना, 6O2, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा, यूज होगा। तो हम पहले पढ़ चुके ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू लिबरेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर एरोबिक में क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है
इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा CO2 और वाटर में, जिससे आपको 38 ATP बनेगा या 686 किलो कैलोरी बनेगा। यहां पर ध्यान रखना बेटा, मैंने बोला है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तो वो कंप्लीट होगा और बदले में क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एनर्जी का अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो दुनिया में जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं, मतलब जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जरूर ही एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो काय के लिए है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो मैंने इसी बेस पर बोल दिया है कि यूकैरियोटिक सेल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। हाँ, वो साइड में एक विकल्प है उसके पास कि वो एनारोबिक कर सकता है कुछ जगह, लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाले में एरोबिक जरूर होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं। दूसरा है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये होगा बट विदाउट ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो कई लोग सोचते हैं इसमें फिर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कैसा होगा बेटा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ऑक्सीजन, यहाँ पर जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे वो लोअर कैपेसिटी के रहेंगे। तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, इसी को हम बोल सकते हैं फर्मेंटेशन। क्या और बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। या आप ऐसे समझ सकते हो, अगर सेल के अंदर ही प्रोसेस हुआ तो इसको हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ये आउटसाइड ऑफ सेल हुआ तो उसको हम बोल देंगे फर्मेंटेशन। ठीक, तो ये दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। पहला है इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन, यानी इसको बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, और दूसरा हो जाएगा हमारा एसिड फर्मेंटेशन। तो ऑक्सीजन तो दोनों में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये एनएरोबिक का टाइप है। तो यहाँ पर मैंने ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, जिसको बोलते हैं शराब, मदिरा। ओके, और बदले में क्या बना, 2CO2 और 2 ATP बने। देखो यहाँ पर कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी, यहाँ पर एटीपी कम बने। ओके, अब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पर CO2 और वाटर दोनों बनते, और यहाँ पर क्या बना, अल्कोहल बना और CO2 बना। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो भी क्या है, ग्लूकोज ही है। इसमें भी ऑक्सीजन का यूज होगा क्या, नहीं होगा, और इससे क्या बन गया, लैक्टिक एसिड, 2CH3CHOSCOOH, और इसमें भी कितने बने आपके, 2 ATP बने। ये वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन राउंड फिगर में क्या पढ़ेंगे इसको, 2 ATP। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक तो O2 का यूज ही नहीं हुआ है, दूसरा जो बनने वाला एनर्जी का अमाउंट है वो बहुत कम है, किससे, एरोबिक से। और इसमें CO2 बन भी सकता है जैसे अल्कोहल फर्मेंटेशन, और CO2 नहीं भी बन सकता है जैसे एसिड फर्मेंटेशन। ओके, ये जो आपका एसिड फर्मेंटेशन, इससे तो शराब बनाते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं लोग, और जो आपका एसिड फर्मेंटेशन है ये हमारे मसल सेल करते हैं। जब आप स्टर्नस एक्सरसाइज करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके मसल सेल यूकैरियोटिक सेल नहीं है, वो यूकैरियोटिक सेल है, और नॉर्मली वो कैसा रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करने लगते हैं, लैक्टिक एसिड, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं, जिससे आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है और आपको हो जाता है मसल फटीग, यानी आप थक जाते हो, टायर्ड हो जाते हो। ठीक है, जब भी आप जिम करोगे तो कुछ समय के बाद आपको थकान होने लगती है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ओके, अब इन्हीं चीजों को हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ में पढ़ते हैं। जो मैंने यहाँ पर अभी इतना बोला आपको, ये सब मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू भी बताना चाहता हूं। देखिए जरा, ये लिखा है ना एनसीईआरटी का, मैं यहाँ पर कलर इस्तेमाल करता हूं। देखो, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज करेगा। क्या के लिए करेगा वो, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड,
फैटी एसिड एक्सेट्रा। ये मैंने आपको डायरेक्ट वहां पर इक्वेशन फॉर्म में बताया था। काय के लिए करता है ये सब? ड्राइव एनर्जी, जिससे कि आप में एनर्जी का प्रोडक्शन हो और आप जो वेरियस बॉडी की एक्टिविटीज है, वेरियस जो फंक्शंस है, उनको आप परफॉर्म करो। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, देखना सुनना, इन सब में जो एनर्जी बनेगी उसमें यूटिलाइज हो जाएगी। ओके, अब आपने O2 तो लिया था, लेकिन बदले में क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ये कैसा होता है? हार्मफुल होता है। ठीक, तो इसको हम निकाल देंगे। और ये पूरा प्रोसेस क्या था? कैटाबॉलिक प्रोसेस था। देखो ये लिखा है कैटाबॉलिक, यानी रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक, जिस रिएक्शन में किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ओके, अब देखो जब आप ऐसा करोगे तो आपको लगातार ऑक्सीजन तो लेना पड़ेगा कंटिन्यू, देखो ये, ठीक है, और बदले में लगातार CO2 आपका बाहर निकलता रहेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग। मतलब आप लगातार एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपके सेल्स तक क्या पहुंचाना जरूरी है? ऑक्सीजन, और बदले में आप क्या निकालते रहोगे? CO2। इसी प्रोसेस को हमने नाम दे दिया है ब्रीदिंग। इसी को कॉमनली हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन, जनरली बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन वो सेम थिंग है, सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग क्या होता है? सिर्फ सांसों का लेना और सांसों का बाहर निकालना, जबकि रेस्पिरेशन क्या है? इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रीदिंग उसका एक पार्ट होता है। लेकिन हम जनरली अगर कोई ऐसे कर रहा है ना, तो आप बोलोगे ये इंसान रेस्पिरेशन कर रहा है। तो दोनों एक ही चीज नहीं है, बट जनरली आप बोल सकते हो, इनमें डिफरेंस है। जैसे रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? ATP इस्तेमाल होती है, प्रोड्यूस होती है। ATP क्या होती है? प्रोड्यूस्ड होती है। यहां पर तो ATP खर्च और होती है उल्टी, यहां पर ATP प्रोड्यूस नहीं होती है, नहीं होती है, यहां पर होती है। जो आपका रेस्पिरेशन है ये सेल के अंदर होता है, तो हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर प्रोसेस। जबकि आपका जो ब्रीदिंग है ये आउटसाइड ऑफ सेल होता है, सेल के बाहर होता है। ओके, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर। ओके, और ये कैसा है? केमिकल प्रोसेस है। ये कैसा है? केमिकल प्रोसेस है। आपका फूड टूटेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। तो मैंने बोल दिया ये केमिकल प्रोसेस है। और ये क्या है? ब्रीदिंग क्या है? मैकेनिकल, जिसको बोल रहा हूं फिजिकल प्रोसेस है ये। ओके, तो ये डिफरेंस आप आसानी से कर सकते हो। ओके, अब मैं इन सबको थोड़ा रब कर रहा हूं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका। बाकी एनसीईआरटी सब लोगों के पास होती है। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ पे बोलता है प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। वो कह रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी वाला कि अपने चेस्ट पर हाथ रखो और फील करो, ये ऐसे मूव करता दिखेगा। बस इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग कैसे होता है ये हम आइए आगे चल के देखने वाले हैं। ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी का जो ब्रीदिंग वाला चैप्टर उसका फर्स्ट पैराग्राफ में जो था वो मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया, और साथ में मैं आपकी एनसीईआरटी को भी लेके चलता हूँ। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो पहले मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, वापस मैं एनसीईआरटी के पेज पर आपको लाता हूँ। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या जिनके माध्यम से, जिनके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो पहला एनसीईआरटी में लिखता है ये एंटायर बॉडी सरफेस, यानी जो बॉडी की पूरी सरफेस है, अगर वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह काम करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटायर बॉडी सरफेस, या इसको आप बोल सकते हो GBS, जनरल बॉडी सरफेस। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, शब्दों पे ध्यान दिया करो, उसने हायर इनवर्टिब्रेट्स नहीं लिखा है, उसने वर्टिब्रेट भी नहीं लिखा है, उसने क्या लिखा है एनसीईआरटी वालों ने? लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि स्पॉन्ज, स्पॉन्ज मतलब फाइलम पोरीफेरा। दूसरा एग्जांपल है अपना सीलेंट्रेट्स, जैसे कि फाइलम सीलेंट्रेटा में क्या क्या आता है? जेलीफिश आता है, हाइड्रा आता है। ओके, फ्लैट बॉम्ब्स, राउंड बॉम्ब्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब और भी एग्जांपल्स में ऐड किए जा सकते हैं। ओके, दूसरा लिखता है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन,
क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, त्वचा। जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होगा तो उसको हम बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है, सर ये एंटायर बॉडी सरफेस और स्किन में क्या डिफरेंस है? एंटायर बॉडी सरफेस मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का पूरा सरफेस, वो कोई ऑर्गन नहीं है एक। लेकिन जहां पर स्किन की बात की जाएगी तो स्किन मेरा एक ऑर्गन है, मेरा जनरल बॉडी सरफेस है, मेरा एंटायर बॉडी सरफेस है, लेकिन स्किन क्या है? अपने आप में एक ऑर्गन है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एंटायर बॉडी सरफेस और स्किन में आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। स्किन एक ऑर्गन है, नहीं तो एंटायर बॉडी सरफेस में स्किन को भी प्लेस कर दिया जाता। तो स्किन से कौन करता है? अर्थवॉर्म मतलब एनालिट्स और फ्रॉग करता है। फ्रॉग लंग से भी करता है, बट यहाँ पे स्किन की बात चल रही है तो फ्रॉग कैसे करता है? स्किन से भी करता है। ओके, दुनिया में जो भी स्किन से रेस्पिरेशन करेंगे, कोई भी एक्स वाई जेड, उनकी स्किन को कैसा होना पड़ेगा? मॉइस्ट होना पड़ेगा। मॉइस्ट होने से क्या फायदा होता है? एक तो उसमें पोर्स होते हैं जिससे जो गैसेस एक्सचेंज है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है, अगर भार्गव सर को भी स्किन से रेस्पिरेशन करना होता तो मेरी स्किन को भी मॉइस्ट होना पड़ता। ओके, ड्राई स्किन से रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं। आप अर्थवॉर्म को धूप में डाल देना, वो सूख जाएगा, मर जाएगा, वो फिर रेस्पिरेशन नहीं कर सकता है। अगला देखो, ब्रैंकियल। ये ब्रोंकियल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ब्रैंकियल। ब्रैंकियल का मतलब होता है क्या? गिल्स। यानी जब रेस्पिरेशन गिल से होगा, थोड़ा मैं उसको ऊपर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जब रेस्पिरेशन गिल्स के माध्यम से होगा तो उसको बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और गिल्स अगर किसी में होंगे तो ये किस बात को प्रूव करता है? एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। जो पानी में रहते हैं उनमें गिल से होता होगा और जो जमीन पर रहते हैं उनमें लंग से होना चाहिए। इसको हम बहुत आसानी से जानते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ओके, तो इसमें एग्जांपल क्या जाएगा? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। अब आर्थ्रोपोडा तो सबने सुना है, ये एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड क्या है, हम इसकी बात करते हैं। इसमें आता है एक क्लास है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में कौन आते हैं? जैसे कि क्रैब आता है, लॉबस्टर आता है, श्रिम्प आता है, प्रॉन आता है। तो जो ऑर्थ्रोपोड पानी के अंदर रहते हैं उसको मैंने क्या बोलते हैं? एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड। एक्चुअली उनको क्या बोलते हैं? क्लास क्रस्टेशिया। उन सबके अंदर गिल्स होते हैं। बाकी जो ऑर्थ्रोपोडा की क्लास है इंसेक्ट है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन पर रहते हैं, उनमें अलग तरीके से होता है। मोलस्क, फाइलम मोलस्का का आपने सुना होगा, पाइला, एप्पल स्नेल, ये सब जो शंख बजाते हैं ये सब क्या है? या आपने वो देखा होगा पर्ल ऑयस्टर, इन सब में भी गिल्स से होता है। बस इनकी गिल्स को कहीं पर पल्मोनरी सैक लिखा है, कहीं पे टीनिडिया लिखा है, बात वही है। फिश में होता है, सब लोग जानते हैं। टेडपोल लार्वा, फ्रॉग का जो लार्वा है उसको बोलते हैं टेडपोल। टेडपोल लार्वा पानी में ही रहता है क्योंकि फ्रॉग अंडे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए, यानी फॉर ब्रीडिंग कहां पर जाता है? वो वाटर के अंदर जाता है और पानी में ही वो स्पॉनिंग करता है, एग ले करता है और अंडों से क्या निकलेंगे? लार्वा निकलेंगे। ठीक है, तो लार्वा पानी में ही रहता है, तो लार्वा में गिल्स होना चाहिए। तो वो गिल्स से क्या करता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करता है। धीमे धीमे उस लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होता जाता है और वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है और गिल्स खत्म हो जाते हैं। फिर एडल्ट फ्रॉग 3 तरीके से करता है, स्किन से भी कर सकता है और वो बक्कोफेरेंजियल करता है और पल्मोनरी यानी लंग से करता है। इतने ऑप्शन क्यों दिए उसको? क्योंकि उसके लंग्स वीक हैं, क्योंकि वो फिश से उसका इवोल्यूशन हुआ है, तो वो एकदम डायरेक्टली प्योर ड्राई कंडीशंस में भी नहीं रह सकता है और पानी में बीच की कंडीशन चाहिए उसको, ट्रांजिशनल। तो पानी के आसपास ही फ्रॉग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप सहारा डेजर्ट में जाओगे या अपने जैसलमेर में, बीकानेर में जो डेजर्ट लगता है वहां जाओगे तो वहां फ्रॉग मिलना मुश्किल है, नहीं मिलेगा। ये पानी के आसपास ही मिलते हैं। ओके, आगे देखो, आगे अपना ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकी यानी ट्रैकी है, ये वर्ड किससे बना है? ट्रैकी से। ये होता है इंसेक्ट में, जैसे कॉकरोच हुआ, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनमें ट्रैकियल सिस्टम से होता है। हालांकि इंसेक्ट में ब्लड होता है जिसको बोलते हैं हीमोलिम्फ, बट हीमोलिम्फ डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ पिगमेंट। उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो कॉकरोच या इंसेक्ट का जो ब्लड है वो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प नहीं करता है।
फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, बट गैसों के मामले में उसका कोई भी योगदान नहीं है। तो उनमें जो ट्रैकियल सिस्टम है ये डायरेक्ट सेल टू सेल क्या प्रोवाइड करता है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट है पल्मोनरी। पल्मोन का मतलब होता है लंग्स, यानी जो लंग्स से, फेफड़ों से, फुफ्फुस से रेस्पिरेशन करेगा उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग करता है, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। रेप्टाइल्स में सांप, छिपकली, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भले पानी में रहता है पर वो लंग्स से ही रेस्पिरेशन करता है, इसलिए वो पानी में भी एक निश्चित समय तक रह सकता है, उसके बाद उसको सांस लेने बाहर आना ही पड़ता है। मैमल्स मतलब हम, बर्ड्स मतलब सारी चिड़िया है। अब एक स्पेशल क्वेश्चन बनते हैं, किंगडम एनिमलिया में भी ये पूछे जाते हैं। बुक लंग्स। बुक लंग्स होते हैं अरेक्निडा ग्रुप में। अरेक्निडा ग्रुप में आते हैं जहरीले कीड़े मकोड़े, जैसे कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बुक लंग्स का। तो स्कॉर्पियन और स्पाइडर में क्या होते हैं, बुक लंग्स। मैं भी इन सब के आपको इमेजेस भी दिखाने वाला हूँ। अगला है हमारा बुक गिल्स, यानी जो गिल्स बुक लाइक हो, किताबों जैसे देखते हैं उसको बोलते हैं बुक गिल्स। इसमें आता है लिमुलस, किंग क्रैब, इसको हम लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। ये भी आपको किंगडम एनिमलिया में पढ़ने को मिलेगा। क्लोएकल रेस्पिरेशन ये होता है टर्टल्स में। तो टर्टल्स रेप्टाइल्स में आता है, इसमें लंग से भी होता है, लेकिन कुछ में क्लोएकल या क्लोएका से भी रेस्पिरेशन होता है। क्लोएका क्या है, इट इज कॉमन पाथ फॉर बोथ, दोनों के लिए कॉमन रास्ता। किसके लिए, डेफिकेशन भी यहाँ से करेगा, फीसेस भी यहाँ से निकालेगा, मतलब अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस भी यहाँ से निकालेगा, और मीटिंग भी यहाँ से करेगा। ओके, तो टर्टल और टॉर्टस में वो अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो। जो जमीन पर रहते हैं, जिसमें आर्मी जैसा एक कैप जैसा लगा था ना, हैट जैसा, वो होता है टॉर्टोइस, और जो समंदर के अंदर होते हैं, मरीन कंडीशंस में होते हैं, उसको बोलते हैं टर्टल। ओके, अब इनकी मैं फोटो भी दिखाता हूँ। स्पॉन्ज मतलब ये, ठीक है, सिलेंटेड मतलब ये ट्रैकियल है, देखो ये एग्जांपल थे ना कि स्पॉन्ज में एंटर बॉडी सरफेस, ये सब मैंने बता दिए। यहाँ पर आप फ्रॉग को देख सकते हो बेटा। फ्रॉग का मैंने दिखाने की कोशिश की है कि बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए। तो ये फ्रॉग है, एग लेके होंगे, उससे लार्वा निकला, देखो ये लार्वा बड़ा होता जा रहा है। जब तक ये लार्वा है तब तक ये पानी में रहेगा, और कैसे करने वाला रेस्पिरेशन, गिल्स से। और लार्वा में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये स्किन और लंग्स से ही कर सकता है, और बक्कोफेरेंजियल से। अब इसमें गिल्स नहीं होंगे। इंसेक्ट में ये होता है ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम की जो ट्रैकी की ओपनिंग उसको बोलते हैं स्पाइरिकल, यहाँ से ये सांस जाएगी और अल्टीमेटली सेल टू सेल ये प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर बुक लंग्स की बात मैं कर रहा था आपसे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखो जरा, ये स्पाइडर है। स्पाइडर में ये बुक लंग्स हैं। अब आप यहाँ पर नोट करो, ये जो आपको लंग्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि भार्गव सर की जो लाइब्रेरी है उसकी बुक्स हैं ये, देखो, दे लुक लाइक बुक्स, सो कॉल्ड बुक लंग्स। ओके, स्पाइडर, स्कॉर्पियन में ये होता है। बर्ड्स में अगर आप देखोगे तो बर्ड्स में वन पेयर लंग्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स के जो लंग्स हैं वो कैसे होते हैं, वेस्कुलर बट इन इलास्टिक। तो उसमें सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए क्या लगे होते हैं, एक्स्ट्रा एयर सैक लगे होते हैं। इनका नंबर होता है 6 से लेके 9 तक। ओके, ये जो आपकी एयर सैक हैं ये इलास्टिक होते हैं बट अवेस्कुलर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो तो लंग्स के, बर्ड्स के लंग्स में ही होगा। ये सिर्फ क्या है, सपोर्ट करेंगे। तो आपको जो बर्ड्स ऐसे ऐसे दिखता है सांस लेता होगा, वो लंग्स के वजह से नहीं, वो इनके वजह से, एयर सैक के वजह से, क्योंकि एयर सैक कैसे होते हैं, इलास्टिक। ठीक है, तो क्या काम करते हैं, ये बायंसी पैदा करते हैं, उसको उड़ने में हेल्प मिले, हल्कापन फील हो, तो उसको हम बोलते हैं कि उसमें हेल्प कर देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन एक्चुअली करता कौन है, लंग्स ही करता है। फिश को सबने देखा होगा, ये फिश देखो जरा, इसमें ये रहे गिल्स, ये गिल्स है इसके। तो ये जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है वो ऑक्सीजन गिल्स के थ्रू अंदर जाएगा, जिससे इसके गिल्स ऑक्सीजन को कैच कर लेंगे। ओके, और बाकी के पानी को बाहर निकाल देंगे। इसलिए बार बार देखा होगा कि मछली को ऐसे मुंह खोलता रहता है, पानी में घूमता रहता है, और थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करता रहता है, नहीं ये ऐसा करता है। ठीक है, ये थोड़ा टफ रेस्पिरेशन है। क्यों है ये टफ, पानी में जो ऑक्सीजन घुला है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहता है। हम लोग जमीन पर रहते हैं तो हम जो सांस लेते हैं, यहाँ जो एयर है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन अच्छा खासा है। ओके, इनको बहुत मशक्कत करना पड़ती है, इसलिए बार बार पानी को अपने
गिल्स पे डालना पड़ता है, तो ये मूव करते रहते हैं गिल्स को ऐसे बार बार, देखा होगा आपने। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये लिमुलस का एग्जाम्पल है, लिमुलस किंग क्रैब, राजा केकड़ा बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसको देखो जरा, इसके ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसके बुक गिल्स हैं। क्या है ये? इसके बुक गिल्स, ये बुक गिल्स है, ये क्लियर देखो आप। स्कॉर्पियन में क्या थे? बुक लंग्स, ये इसमें बुक गिल्स है, इसके लेग्स वगैरह हैं। ये भी क्या मैं पहले बता चुका हूं, लिविंग फॉसिल है, काफी सालों से अनचेंज्ड है ये, ऐसा कैसा है ये। ओके, अब इन्हीं चीजों को हम क्या एनसीईआरटी में पढ़ते हैं वापस। एनसीईआरटी क्या बोलता है इसके बारे में वो मैं आपको बताता हूं। आइए देखिए, क्योंकि हर चीज को मुझे आपको एनसीईआरटी के लेवल पर भी बताना है, तो थोड़ा सा ये मैं अब सही है, बस आपका कैमरे में कुछ भी पार्ट कटना नहीं चाहिए। तो देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो मैंने अभी पढ़ाया वो एनसीईआरटी कैसे लिखता है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन, याद रखना बेटा, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी किंगडम एनिमलिया में जितने भी डिफरेंट टाइप के ग्रुप, एनिमल ग्रुप हैं, वो अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। ओके, ये किस बात पर डिपेंड करता है? उनका हैबिटेट क्या है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये क्लियर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं यहाँ से। हैबिटेट मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर रहता है तो उसमें गिल्स होंगे, कॉमन सेंस की बात है। जो जमीन पर रहता है वो कैसे करता होगा? लंग से करता होगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है ना उनके हैबिटेट्स पर। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, ठीक है, तो वो किससे करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। जिसमें मान के चलो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें ऑर्गन होगा क्या स्पेशल? नहीं। जिसमें सिर्फ ऑर्गन है उसमें ऑर्गन सिस्टम काम करेगा क्या? नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है, आपका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इस बात को डिसाइड करेगा कि आप में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या और कौन होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ओके, तो ये 2 पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हो। अब वही मैंने बोला था, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, फ्लैटवर्म में कैसे होगा? एंटायर बॉडी सरफेस से होगा, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, जो आपका अर्थवॉर्म है उसके ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल होगी जिससे वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करेगा, और जो इंसेक्ट है वहां पर जो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं उनके थ्रू होगा। ओके, अब जो स्पेशल वेस्कुलर ऑर्गन है जैसे कि गिल्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकिया, इसको कौन इस्तेमाल करता है? गिल्स को एक्वेटिक ऑर्थोपोड, जिसको मैंने बोला था क्रस्टेशिया, मोलस्का में भी होता है। ओके, और जिन लोगों में लंग से होता है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जिनमें गिल से होता था उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो लंग से यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन मेनली किसमें होता है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होता है। ओके, अब आगे वर्टिब्रेट की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था आपका? इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में जो फिश है उसमें गिल से होगा। ओके, ये जो एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, इनमें ये चीज किससे होगी? लंग से होगी। बस वो क्या कहता है, जो आपका फ्रॉग है, एम्फीबियन ग्रुप में फ्रॉग आता है ना, वो आपका स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकता है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम डायरेक्ट उसकी बात करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो जनरली किंगडम एनिमलिया में क्या होता है, कौन कैसे करता है, वो सब हमने डिस्कस किया। अब हम इंसान की बात करने वाले हैं। ठीक, तो इंसान को जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका ओरिजिन कैसा होता है? एंडोडर्म से होता है। ये अभी से याद करते चलो, 12th में जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, तब भी आपको ये पॉइंट्स काम में आएंगे। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला होता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेरिस। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा।
देखो ये जो ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी है, ये आपको दो दिख रहे हैं ना, ये वन पेयर क्या है, ये वन पेयर है, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बारे में मैं क्या बोलूंगा, वन पेयर ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी आउटसाइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल लीड्स इनटू नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर। मैं सिंपल में बोलूंगा, आपकी जो नाक है ना, नोज, इसके गेट को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जो कि आपके अपर लिप के ऊपर है। ओके, उसके बाद आता है दूसरा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद आता है दूसरा पार्ट हमारा, आता है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, या इसको हम बोलते हैं नेजल चैम्बर बोलते हैं। ओके, इसमें क्या रहता है, इसके मैं तीन पार्ट कर रहा हूं, वो तीन पार्ट मैंने वहां पे लिखे हैं नोट्स में, बताऊंगा। इसके तीन पार्ट मैंने कर दिए। पहला मैंने कर दिया वेस्टिब्यूल, पहला मैंने क्या कर दिया, वेस्टिब्यूल। आपकी नोज का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, जो कार्टिलेज का बना होता है, उतने अगले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल बाहर से भी स्किन से लाइंड है, अंदर से भी काहे से होता है, स्किन से लाइंड होता है, जिसके वजह से वहां पर क्या होते हैं, नॉस्ट्रल हेयर्स होते हैं, नाक के बाल होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए व्हाट इज वेस्टिब्यूल। इट इज एंटीरियर कार्टिलेजिनस पार्ट possessing nostril hairs, sweat glands and oil glands। ओके, तो ये हो गया आपका वेस्टिब्यूल। और जो नॉस्ट्रल हेयर्स है वो क्या काम करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी धूल का कोई बड़ा टुकड़ा है, मच्छर वगैरह है, वो आपके नाक के बाल उसको ट्रैप कर लेंगे, अंदर जाने से रोकेंगे। वेस्टिब्यूल के बाद दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट, ऑल्फैक्टरी पार्ट, या इसी को हम बोलते हैं शिनीडेरियन मेम्ब्रेन, या क्या बोलेंगे हम इसको, शिनीडेरियन मेम्ब्रेन या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो देखो नोज का जो रूफ वाला पार्ट है, नेजल कैविटी का जो छत वाला पार्ट है, रूफ वाला पार्ट है, ये ब्राउन येलोइश टाइप का रहता है, आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, येलोइश ब्राउन। ओके, इसी को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी पार्ट। और ये नर्वस पैच है जो स्मेल सेंस को रिसीव करता है। ओके, जैसे मैंने सांस ली, यहां पर देखो ये, तो इसमें जो भी ऑडोरिफेरस पार्टिकल्स हैं, स्मेल वाले पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ नोज से अंदर जाएंगे और वो इसको टच कर जाएंगे। ओके, और यहाँ से वो पिक करके ऑल्फैक्टरी लोब में जाएंगे और यहाँ से अल्टीमेटली वो आपके ब्रेन में, सेरिब्रम में पहुंचेंगे और आपको वहां पर एनालिसिस होगा कि आपने किस तरीके की स्मेल ली, बैड स्मेल है या फिर गुड स्मेल है। ओके, तो दूसरा पार्ट हो गया ऑल्फैक्टरी पार्ट, इसलिए सेंस ऑर्गन में भी नोज आता है। तीसरा हम पढ़ते हैं कंडीशनर पार्ट, इसी को हम बोलते हैं एसी चैम्बर, एसी वाला पार्ट। ये पार्ट क्या करता है, आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रल को छोड़ दो, वेस्टिब्यूल को छोड़ दो और छत को छोड़ दो, ये मतलब जो नर्वस पार्ट है उसको छोड़ दो, तो उसके बाद जो बचा हुआ नेजल कैविटी का पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेजल कैविटी एक्सेप्ट वेस्टिब्यूल एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, वो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल पार्ट या रेस्पिरेटरी पार्ट। ये होता है पिंकिश कलर का, पिंक कलर का, जैसे आपके लिप्स है ना अंदर से पिंक कलर के, ऐसा होता है। ये क्या काम करेगा, इसमें म्यूकस भी रहता है, तो आप जो इनहेलेशन करोगे उसमें जो बहुत ही फाइन डस्ट पार्टिकल है उसको ये म्यूकस ट्रैप कर लेगा। ठीक है, आपको जो एयर है उसको मॉइस्टेंड करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा, क्योंकि बाहर से आप जो एयर लोगे वो ड्राई होगी एकदम, तो उसको मॉइस्चराइज करेगा और आपके बॉडी टेम्परेचर पर ट्रीट कर देगा। जैसे मान के चलो गर्मी के महीने चल रहे हैं, मैं जो सांस लूंगा उसमें गर्म हवा जाएगी, तो गर्म हवा डायरेक्ट लंग्स में जाएगी, तो लंग्स को तो नुकसान हो सकता है ना, तो फिर क्या करेगा, ये जो रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है उसको बॉडी टेम्परेचर पर ट्रीट करके अंदर जाने देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको सांस लेना हो नाक से लो, आप चाहो तो मुंह से ले सकते हो ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या मच्छर चला जाएगा, धूल भूल पता नहीं क्या क्या चला जाएगा, आप समझदार हो। ठीक है, इसलिए आपको नोज से सांस लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये चीजें आपको देख रही हैं, ये साइनस होते हैं। ठीक है, इन्हीं की प्रॉब्लम को बोलते हैं साइनोसाइटिस। ओके,
तो ये तीनों पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट को मैं वापस आपको अपने नोट्स में दिखाता हूं। देखो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल खत्म हो गया, नाक के बाहर वाले छिद्र, नेजल कैविटी में वेस्टिब्यूल हो गया, कंडीशनल पार्ट हो गया और ऑल्फैक्टरी पार्ट हो गया। ये ऑल्फैक्टरी पार्ट क्या काम करेगा बेटा? स्मेल को परसीव करेगा। कंडीशनल पार्ट क्या करेगा? मॉइस्टेंट करेगा एयर को, ओके। टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, मतलब उसको बॉडी टेम्परेचर पर रेगुलेट कर देगा और ट्रैप करेगा स्मॉल डस्ट पार्टिकल को। यानी कंडीशनर पार्ट एसी चैम्बर की तरह काम करता है। एसी नहीं, गर्मी में ठंडी हवा देता है, ठंडों में गर्म हवा देता है, तो आपका नोज भी एसी चैम्बर की तरह काम करता है और रेजोनेंस भी क्रिएट करता है। अनुनाद, जैसे आप बोलते हो ना या जो नाक के बल बोलते हैं पा, ये रेजोनेंस भी क्रिएट कौन करता है? यही करता है। अब जैसे आपके दो बाहर होते हैं ना एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ऐसे ही अंदर भी होते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, उसी को बोलते हैं इंटरनल लेरिस या कोनी। दो यहाँ पर है, वन पेयर अंदर होंगे और जो बीच में एक पार्टीशन, इसको हम बोलते हैं नेजल सेप्टम, ओके। तो जो आपका नोज है ये टोटल इस सेप्टम की वजह से दो नेजल कैविटी में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट। तो दो कैविटी यहां से स्टार्ट होंगे सेप्टम की वजह से और अंदर तक दो ही चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे दो बाहर थे, ऐसे ही आपके फेरिंक्स में भी दो ओपनिंग खुलेंगी, उसको बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल या इंटरनल नेरिस, ओके। इसके बाद आगे देखते हैं। ये तो पूरा उसकी बात कर रहा है एनसीईआरटी के पेज की, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में, पहले आगे देख लेते हैं। देखो ये इस डायग्राम को आप देखो, चलो इसमें दिखा देता हूँ, क्लियर इसमें आ जाएगा। इसको देखो आप, सभी को दिख रहा होगा, ये आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल थे, ये नेजल कैविटी थी। ऐसे ही दो छेद यहाँ पर भी होते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल, इंटरनल नेरिस, ओके। और इसके नीचे कौन लटका हुआ है? ये यूवुला। यूवुला क्या था? पोस्टीरियर हैंगिंग पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। याद करो, आप जब भी मिरर के सामने माउथ को ओपन करोगे ना, तो वहां पर कुछ हैंगिंग पार्ट दिखेगा, उसको हम बोलते हैं यूवुला। ये यूवुला क्या करता है? जब आप खाने को स्वेलो करोगे तो इंटरनल नॉस्ट्रल को वो बंद कर देगा, जिससे आपका खाना या पानी नोज के अंदर ना जा पाए। या जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो माउथ से स्मोक करते हैं और नाक से निकाल देते हैं, उनका फंडा यही तो रहता है, माउथ से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से इंटरनल नॉस्ट्रल से बाहर निकाल देते हैं। आप चाहो तो नाक से कोई चीज अंदर डालोगे, मुंह से निकाल सकते हो, मुंह से निकालोगे तो ये तो नेजल कैविटी और आपका जो फेरिंजियल पार्ट है उसको यही तो कनेक्ट कर रहा है, कौन? इंटरनल नॉस्ट्रल, ओके। चलिए इसके बाद आता है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब गला, थ्रोट। जो गर्दन नेक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फेरिंग्स की, ओके। फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? थ्रोट। गला, गर्दन अलग है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने की कोशिश करो। तो इस डायग्राम में आप देखो, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, ये नेजल कैविटी, यहाँ पे लिखा तो नेजल कैविटी, ये है क्या? नेजल कैविटी। यहाँ पर रहेंगे ये इंटरनल नॉस्ट्रल, ये है आपका फेरिंग्स। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये कलर चेंज करके, ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स के मैंने इमेजिनरी, काल्पनिक रूप से 3 पार्ट कर दिए। मैं थोड़ा इधर इसको खिसकाता हूं ताकि मुझे इधर स्पेस मिल जाएगा। तो फेरिंग्स का जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, और जो बीच वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स या लैरिंजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंजोफेरिंग्स। अब ये चीज क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको डाइजेशन में भी पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है ना, उसी ब्लैंक स्पेस का नाम हमने क्या रख दिया है? फेरिंग्स। यहाँ पर आप जो खाना खाओगे वो भी यहीं से गुजरता है, आप जो यहाँ से सांस लोगे वो भी फेरिंग्स से गुजरता है। तो फेरिंग्स फूड और एयर के लिए कॉमन रास्ता है। जो आप खाना खाओगे वो तो जाएगा ईसोफेगस में, जो आप सांस लोगे वो जाएगा आपका ट्रेकिया में। तो जहां पर एक क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है वही क्या है? आपका पूरा फेरिंग्स है। तो नेजोफेरिंग्स इसका अपर पार्ट है, जहां पर आपके इंटरनल नेरिस खुलते हैं। देखो नाक की ओपनिंग खुली ना, तो बोल दिया नेजोफेरिंग्स,
और जो मिडिल पार्ट उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोकेटेड है जस्ट बिहाइंड ओरल कैविटी। आप खाना खाओगे वो खाना यहाँ पर पहुंचेगा। और जो लोअर पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है आपके फेरिंक्स का, वहां पर आपका लैरिंक्स है, साउंड बॉक्स। तो उसको बोल दिया हमने लैरिंजोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स या लोअर फेरिंक्स। और यहीं पर आपका ये लैरिंक्स लोकेटेड रहता है। ओके, तो ये आपका फेरिंक्स खत्म हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। चलो, अगला है लैरिंक्स। मैं अपने हिसाब से डायग्राम से पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं उसकी लाइन को मैं छोड़ दूंगा। लैरिंक्स मतलब वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, जहां से आपकी आवाज बनती है। तो यहाँ पर ये जो साउंड का प्रोडक्शन है, ये कहां से होता है? लैरिंक्स से होता है। शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला साउंड। जो वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन है, ये जीनस होमो की खासियत है। इंसान ही बोल सकता है, बाकी कोई नहीं बोल सकता है। बाकी जो आप बात करते हो ना पैरट वगैरह की, वो कुछ इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि आपको बोलने जैसा लगता है। ओके, तो ध्यान से देखना, ये लैरिंक्स आप में आवाज को बनाता है। ओके, तो इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। अब लैरिंक्स का जो अगला हिस्सा है वो कुछ प्रोमिनेंट रहता है मेल में, कुछ ज्यादा। देखो ये आगे वाला वेंट्रल वाला, तो वेंट्रल प्रोमिनेंट पार्ट इन मेल, ये मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है देन फीमेल। और इस प्रोमिनेंट पार्ट को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम आदम का सेव, एडम्स एप्पल, टैटू भी बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, वेंट्रल पर है ये। और पीछे कैसा देखेंगे हम देखते हैं। तो ये जो लैरिंक्स है आपका, ये टोटल 9 कार्टिलेज का बना होता है। अब आपको 9 कार्टिलेज याद नहीं करना है। 3 कार्टिलेज क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। 3 कार्टिलेज जब पेयर में होंगे तो टोटल कितने बन जाएंगे? 9 कार्टिलेज। और 3 कार्टिलेज होते हैं सिंगल। ठीक है, सॉरी ये मैं 9 लिख गया गलती से। आपके जो 3 कार्टिलेज है वो होते हैं पेयर में, तो कितने बन जाएंगे? 6। और 3 कार्टिलेज होते हैं अनपेयर्ड यानी सिंगल, तो वो 3 ही रहेंगे, टोटल बन जाएंगे 9। तो जो आपका लैरिंक्स है, इट इज ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मेड ऑफ 9 कार्टिलेज। 9 कार्टिलेज से बना है, जिसमें कुछ कार्टिलेज का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। तो ये आपका वेंट्रल व्यू है, आगे से मैंने आपको दिखाया। और इधर वाला क्या अपना पोस्टीरियर, पीछे से, यानी इस डायग्राम को मैं जब ऐसा घुमाऊंगा तो उसके पीछे कैसा दिखेगा आपको। ओके, तो आइए देखते हैं। एक तो नाम दिया इसमें एपिग्लॉटिस का। ये जो बोन है ना, ये बोन, इसको बोलते हैं हायोड बोन। ये क्या है आपका? हायोड बोन है ये, जिसको विसरल बोन भी बोलते हैं, टंग बोन भी बोलते हैं। ये हॉर्सशू शेप रहता है। ओके, अब आपका लैरिंक्स में देखो एक ये कार्टिलेज है जिसका नाम एनसीईआरटी में लिखा है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या है ये? एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक लीफ लाइक इलास्टिक कार्टिलेज का बना स्ट्रक्चर है, जो किसके ऊपर लोकेटेड रहता है? ग्लॉटिस के ऊपर रहता है। किसके ऊपर रहता है बेटा? ये ग्लॉटिस। यानी लैरिंक्स की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस के ऊपर जो कवर है, ढक्कन है, उसको नाम दे दिया मैंने एपिग्लॉटिस। नॉर्मली ये एपिग्लॉटिस इसको कवर नहीं करता और आप लगातार सांस लेते रहते हो। देखो ये, लेकिन जैसे आप खाने को स्वेलो करते हो, जैसे आप डिग्लूटिशन करते हो, उस समय ये एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे फूड पार्टिकल आपके इस ग्लॉटिस में नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर फूड पार्टिकल इसमें जाएंगे तो बेटा वो फूड पार्टिकल या वाटर कहां पहुंच जाएगा? आपके लंग्स में पहुंच जाएगा। और लंग्स में तो खाने का डाइजेशन नहीं हो सकता है, वहां पर आपके फूड पार्टिकल्स डिके हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जब भी गलती से आप में फूड पार्टिकल या वाटर पार्टिकल्स ग्लॉटिस में चले जाएंगे तो आपको ठसका लगेगा, और उस चीज को फोर्सफुली हम बाहर निकाल देंगे। ओके, और ये अपने आप में क्या है? रिफ्लेक्स प्रोसेस है। ओके, तो ये आपका एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है। ओके, तो आगे जो लैरिंक्स का प्रोजेक्शन उसको नाम दे देना एडम्स एप्पल। ये थायराइड कार्टिलेज का प्रोजेक्शन है। थायराइड ग्लैंड अलग होता है, ये थायराइड कार्टिलेज है। ठीक है, ये आगे की तरफ ये दिख रहा है। ओके, और पीछे घुमा के देखोगे तो आपको एपिग्लॉटिस मिलेगा। ये ग्लॉटिस को क्लोज करता है ड्यूरिंग स्वेलिंग। ओके, आगे बात करते हैं। लैरिंक्स की नोट्स है बेटा, देखो जरा, ये सबको दिख रहा है। ये वॉइस बॉक्स है और ये 9 कार्टिलेज का बना होता है। पहला है एपिग्लॉटिस, ये कैसा है? अनपेयर्ड मतलब सिंगल।
लीफ शेप का इलास्टिक कार्टिलेज का बना है और क्या काम करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू ग्लॉटिस। ओके, जो लोग सीधे सोते हैं ना, सीधे एकदम, तो उनमें जो यूबुला और एपिग्लॉटिस है ना, उसी की आवाज जो आती है उसी को हम बोलते हैं खर्राटे मारना, स्नॉर्टिंग। ओके, सिर्फ आपको ये याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता है। थायराइड कार्टिलेज मैंने इसलिए बोला कि ये आपका जो वेंट्रल प्रोजेक्शन है वो इसी कार्टिलेज का बना है। बाकी ये 9 कार्टिलेज आपको याद नहीं रखने हैं, बिल्कुल नहीं रखने हैं याद, कोई पूछते ही नहीं है। मैंने ये क्यों बताया, आप समझो इस बात को, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीडिंग कर लेना। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है, ये इलास्टिक कार्टिलेज है। तो जब आप बोन्स और कार्टिलेज पढ़ोगे तब जब एग्जाम्पल आप याद करोगे तो वहां पर आपको लैरिंक्स दोनों में प्लेस करना पड़ेगा। लैरिंक्स हाइलिन कार्टिलेज का भी बना होता है और इलास्टिक कार्टिलेज का भी बना होता है। उसके सब जो कुछ कंपोनेंट हैं वो इलास्टिक कार्टिलेज के बने हैं और कुछ कंपोनेंट हाइलिन के बने होते हैं। ओके, अब बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स की। वोकल कॉर्ड्स जहां से आप आवाज बनाते हो, तो वोकल कॉर्ड्स 2 पेयर्स होते हैं। पहला होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड्स या वेस्टिबुलर फोल्ड्स, ये इनका साउंड प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं ये आप में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ये आप में साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, कैसे करते हैं हम बात करते हैं। ये जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं ये इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज के नहीं, इलास्टिन फाइबर्स। कोई फाइबर जितना इलास्टिक होगा उसमें आप ऐसे करना तो वाइब्रेशन उतने ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप एक सिंगल रबर को ऐसे खींच दोगे, उसको आप थोड़ा हिलाओगे, बहुत देर तक ऐसे वाइब्रेशन करेगा, तो इसी वाइब्रेशन से तो आप में साउंड बनती है। तो देखो ये आपके ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं। नॉर्मली ये एक दूसरे के एंगल पर रहते हैं, ऐसे वी शेप में रहते हैं, यानी एक दूसरे के एंगल पर रहते हैं। ओके, और जब आप आवाज निकालते हो उस समय एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। तो ये ग्लॉटिस क्या था, लैरिंक्स की ओपनिंग थी। पूरे स्ट्रक्चर की ओपनिंग को क्या नाम दिया था हमने, ग्लॉटिस। लेकिन जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बीच का गैप है इसको हम बोलते हैं पीप होल, पीप होल ऑफ ग्लॉटिस, या इसी को बोलते हैं रीमा ग्लोटाइडिस, रीमा ग्लोटाइडिस। ओके, तो मैंने क्या बोला, इन रेस्टिंग कंडीशन वो कैसे होंगे, ऐसे वी शेप में, यानी इस समय आप सांस ले रहे हो, मैं ऐसे सांस ले रहा हूं ना, देखो ये, तो इस समय ये ऐसे रहते हैं ताकि अनऑब्स्ट्रक्ट इनहेलेशन आप कर सको। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे तो ये एकदम पास में आ जाएंगे। देखो ये बोलते समय की कंडीशन है, ये ड्यूरिंग स्पीक, बोलते समय एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। तो जब आप ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे और आप बोलोगे तो आप सांस ही बाहर निकालते हो। याद रखना, हम बोलते समय एक्सपायरेशन करते हैं, सांसों को बाहर निकालते हैं। अगर आपको लगता है कि भार्गव सर सही नहीं बता रहे तो आप सांस लेते समय बोल के दिखा दो, सांस भी लो और उसी समय आप बोल के दिखा दो। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। तो जो आप साउंड प्रोडक्शन करते हो वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करते हो या ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो जवाब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। खुद ही सोचो यार, आपको अगर सीटी बजानी है, मुंह खोल के बजाओ, बजेगी क्या, नहीं बजेगी। लेकिन जब भी आप विशलिंग करोगे, सीटी बजाओगे, तो आपके लिप्स को पास में आना पड़ेगा। देखो ये वही कंसेप्ट है। जब तक ये ऐसे हैं तब तक साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा। जब ये ऐसे होंगे तो इनसे आवाज टकरा के आएगी, इसमें वाइब्रेशंस पैदा होंगे, उसी वाइब्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। ओके, तो ये सब आपने पढ़ दिया। इसकी वीडियोस आप देख सकते हो नेट पे, आगे का हम नेक्स्ट टाइम पर पढ़ेंगे। लेकिन मैं इन चीजों को थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी के उसमें पेज में बताना चाहता हूँ। एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको जरा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो ये जितना मैंने आज पढ़ाया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये वन पेयर, तो उसमें क्या होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल होते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं कि हमको उतना ही हिस्सा पढ़ना है, तो आपको ये दिखेगा भी और थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा आपको। तो वन पेयर क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ओपनिंग आउट, जो बाहर की तरफ खुलते हैं, और ये आपके अपर लिप के ऊपर है। मतलब दे लीड्स इनटू नेजल चैम्बर थ्रू नेजल
पैसेज, यही आप में किस में खुल गए, नेजल चैम्बर के अंदर ओपन हो गए। ओके, अब आपका जो नेजल चैम्बर है ये कहां पे ओपन होगा, फेरिंग्स में ओपन होगा। इट ओपन्स इनटू फेरिंग्स। ओके, और फेरिंग्स क्या, अच्छा फेरिंग्स में ओपन होगा, वो किसके थ्रू होने वाला है, ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स में देखा नहीं है। अब जो फेरिंग्स है वो क्या है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, और फेरिंग्स किस में ओपन हो जाएगा बेटा, लैरिंग्स में ओपन हो जाएगा, और लैरिंग्स के थ्रू अल्टीमेटली ट्रैकिया में ओपन हो जाएगा। मैं अगले लेक्चर में ट्रैकिया को लेने वाला हूं। अब लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। अब मैंने आपको ये बता दिया उसमें 9 कार्टिलेज होते हैं, यहां पर ये साफ साफ लिखता है एनसीईआरटी। ये क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम साउंड बॉक्स। इस पर एक एपिग्लॉटिस भी होता है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ग्लॉटिस को क्या करता है, उसमें कवर करता है और उसमें खाने की एंट्री को रोक देता है, जिससे लैरिंग्स में खाना नहीं जाता है। अब ट्रैकिया से मैं नेक्स्ट टाइम से पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल बीबीसी को, भार्गव बायोलॉजी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।